ओके, चलिए। हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास। हाँ। अरे, इसके बाद चले गए थे तो थोड़ा सा नीचे व्रत वगैरह का ना पूरा वो तैयार करना था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज की क्लास में ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टाइम टेबल बता देते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे है, मॉर्निंग में 10 बजे, शाम के 7 बजे है, रात के 10 बजे है, ये 3 क्लासेस हैं। और आप लोग कंटिन्यू अभी देखिए, फिर उसके बाद से टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ में वनडे एग्जाम टारगेट, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके खोजेंगे, मिलेगा आपको। ठीक है। करंट की पूरी जितनी भी पीडीएफ है ना, वो हम एकदम से देंगे, उसमें एकदम से वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित होती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसे? किसे? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आए हैं, जल्दी से। और एक बार वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे जल्दी से, जोरदार तरीके से। लेट हो चुका है, सभी लोगों को लग रहा होगा क्लास नहीं होगी, तो एक बार शेयर करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके भाइयों बहनों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर ये रहा हमारी क्लास। शुरू हो गई पहले से। शुरू क्या है, क्या क्या तो लिखने लग जाते हैं आप लोग, हंसी आती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। थोड़ी थोड़ी सी एकदम गुस्से के साथ रिप्लाई है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। सी भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है कौन सी? रेड क्लिफ है। इसमें क्या है? रेड क्लिफ है। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी लाइन है जो कि सीमा निर्धारित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आप लोग ना रिप्लाई करते रहेंगे, हम आप लोग की रिप्लाई चेक कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। और रेड क्लिफ लाइन हो गया भारत पाकिस्तान। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है जो कि निर्धारण करती है इनके बीच, मतलब इनकी क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन है जो इनके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये 39 डिग्री है, 39 डिग्री, राइट। अच्छा, अमेरिका और यहाँ कनाडा के बीच कौन सी है? अमेरिका और कनाडा के बीच, बिल्कुल सही है, अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच 39वीं समांतर रेखा है, ये है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच की जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है, राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, इतना सही हो गया। आगे, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की, ये देखिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती हैं? आ रही है खंडित वृक्षनुमा जालीदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा? सॉरी, इसका जवाब क्या होगा? दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां मुख्य रूप से कौन सा अपवाद तंत्र रखती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी से होता है, वृक्षनुमा आर्य तंत्र। दक्षिण भारत की प्रमुख जो नदियां हैं प्रमुख रूप से कौन सा अपवाद तंत्र रखती है? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाता है आर्य, अरे भाई कुछ भी बोल रहे हो, वृक्षनुमा, सॉरी, वृक्षनुमा है, विकल्प आपका सी से होता है। ठीक है, जो वृक्ष नुमा प्रभाव होता है उसको हम अ, कभी अगर आपके आ जाए एग्जाम में पादपाकार, पादपाकार आपको बताते हैं प्रतिरूप, मतलब इसका होता है पादपाकार, पादप के आकार का, वृक्ष के आकार का, ऐसे 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 वृक्ष नुमा है, एक ही नाम है, डेंड्रेटिक।
पैटर्न होता है। और मेनली आप ये जानते रहिए थोड़ा सा ये कि मतलब ये देखने पर वृक्ष के तने और शाखाओं के समान होता है। और ये प्रारूप का विकास जो होता है, इस प्रारूप का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट जो शैल होती है, ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग पर इसका मतलब वो पूरा आकार बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अपवाह तंत्र रखती है ना दक्षिण भारत की नदियां, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की नदियां ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यूनियन टेरिटरी, दमन और दीव, पुदुचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे, अगला हमारा कौन सा सही जवाब होगा? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य विकल्प आपका सी सी होता है, दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1483 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं दिल से प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक है, बॉक्साइट है, जिप्सम है। सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाता है विकल्प, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प बी, अभ्रक है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि अन्य जो खनिज है चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, जिप्सम है, इस प्रदेश में पाया जाता है। वैसे भी आपको हम बताते चलते हैं कि ये जो अपना यूपी है ना, खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, तो इतना जानते रहिए। और कुछ जो पाया भी जाता है बड़ी कम अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला है हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। विश्व में निम्नलिखित देशों की कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको बताना है, रेलवे लंबाई दृष्टि से। हाँ, आगे कौन सा सही जवाब होगा? आप लोग एकदम से सीरियसली क्लास को ज्वाइन करिए, सीरियसली दिल से मतलब मन से क्लास को ज्वाइन करिए। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, भारत है, जर्मनी है। बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प आपका डी सही होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हम्म, एक मिनट, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आपको यहाँ पर बताते हैं, जानते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके बाद ना कनाडा आएगा, भारत आएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो रेलवे लाइन की लंबाई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद से आता है भारत का नंबर आएगा। यहाँ पे देखिएगा भारत का नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद से पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे भारत आएगा। आपको हम बताते हैं लगभग 2,28,000, 2,28,218 वर्ग किलोमीटर है इसका है। भारत का आता है 64,000 के करीब है। फिर कनाडा का आता है 52,000 के करीब। फिर जर्मनी का आता है 33,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये सही जवाब है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आप लोग कर लीजिए। ओके, विकल्प में कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है किसको किससे? हाँ, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वन किसको किससे जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है बिल्कुल, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, राष्ट्रीय इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। बिल्कुल सही जवाब, विकल्प आपका यही सही होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक का जो राजमार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक घोषित किया गया है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जो जलमार्ग टू है ये है सदिया से धुबरी तक, ये है राष्ट्रीय जलमार्ग टू, सदिया से धुबरी तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री जो है
ये कोल्लम से लेकर के कोट्टापुरम तक है, कोट्टापुरम तक है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है। और काकीनाडा से पुदुचेरी ये है, ये काकीनाडा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, काकीनाडा से ये मटकानम तक है। हम्म तो ये है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो है तलचर से धामरा तक है। तो ये सारे आपके ऐसे बढ़ते जाते हैं, 3-4 तक ही पूछता है, ज्यादा आप सोचिएगा मत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जनजाति है और क्षेत्र है, जनजाति और क्षेत्र। यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए आगे कुछ है। चलिए मिलान करने को पूछा जा रहा है। हम आपसे पूछते हैं बीरहोर द्वीप समूह पर कौन सी जाति होती है। एक मिनट, सॉरी, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और इधर है बीरहोर जनजाति है। तो आपको ये बताना है कि बीरहोर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। पहले की रिप्लाई आप लोग करेंगे जल्दी से। बीरहोर कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से। बीरहोर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु, सिक्किम, झारखंड है। तो भाई यहाँ पर आपको बताते चलते, बीरहोर जो है झारखंड से संबंधित है। झारखंड हो गया। भूटिया किससे है, भूटिया किससे, आप लोग बताएंगे जल्दी से। भूटिया किससे है, भूटिया किससे है, भूटिया किससे, भूटिया जनजाति किससे संबंधित है। वेरी गुड, भूटिया जनजाति किससे संबंधित है, भूटिया संबंधित है सिक्किम से। और टोडा की अगर हम बात करते हैं, टोडा किससे संबंधित है, टोडा संबंधित है तमिलनाडु से। अब एक बचता है सेंटिनेलीज, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। आगे बढ़ते हैं। कोई भी रिप्लाई, एक भी रिप्लाई नहीं आई। अभी पूछेंगे ना मुंह में कितने दांत है, तो उसकी रिप्लाई फटाफट से आने लग जाएगी 40-50 की। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। डाउन से, वेल्स है, स्टेपीज है, प्रेरीज है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। डाउन से, वेल्स है, स्टेपीज है, प्रेरीज है। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे। शाबाश, यहाँ पर कौन सा जवाब हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम से जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमारा सही जवाब आ जाता है, विकल्प आपका सी सही होता है। बच्चों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। जो प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है आपको बताते हैं। प्रेयरीज कहाँ पे है, प्रेयरीज कहाँ पे है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। प्रेयरीज कहाँ पे है, प्रेयरीज, फटाफट से रिप्लाई। प्रेयरीज कहाँ पर है, आपको हम विकल्प देते हैं। अर्जेंटीना, प्रेयरीज अर्जेंटीना, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेयरीज कहाँ से संबंधित है, प्रेयरीज, प्रेयरीज ये आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कनाडा से संबंधित है। प्रेयरीज जो शीतोष्ण घास के मैदान है, यूएसए और कनाडा दोनों से संबंधित है, राइट। अच्छा, पैम्पास की बात करते हैं, ये कहां पर है, पैम्पास कहां पर है। अर्जेंटीना, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया भी जोड़ लीजिए। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है पैम्पास जो है अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना में मतलब अर्जेंटीना से संबंधित है। वेल्ड, वेल्स ये कहां से है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। वेल्ड ये है दक्षिण अफ्रीका, वेल्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात आती है स्टेपी या स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज जो है हम आपको बताते चलते हैं, एशिया है स्टेपीज, एशिया, रूस, चीन, चीन का एक है मंचूरिया, वहां से संबंधित है। तो इतनी चीजें आप लोग जानते रहिए शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र है, घास का मैदान है, वन है, पर्वत है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा, फटाफट से। और फास्ट रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। जब भी हम बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उससे मतलब पीछा छुड़वा लें, रिप्लाई करते रहिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? बिल्कुल सही जवाब हमारा ये सही हो जाता है, समुद्र है। 100% हम समुद्र की तरफ बढ़ेंगे। और क्यों है ये? देखिए, पृथ्वी का लगभग 71% भाग इस पर 71% पर जलमंडल यानी कि समुद्रों का विस्तार होता है। इसी कारण से यही विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुदाब सबसे कम होता है कहां पर, किस ऋतु में? वायुदाब सबसे कम किस ऋतु में होता है? आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे बात जल्दी से शेयर कर दीजिए, रात हो चुकी है ना तो पता नहीं चलता है। सही जवाब हो जाता है, वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु, वसंत, शरद या फिर ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम किस में होता है? डी। बहुत बढ़िया, विकल्प डी से होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। इससे निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। जब हवा ऊपर उठ जाएगी गर्म होकर के, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा? तो रिजल्ट ये होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, मतलब अगर तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो वायुदाब क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तापमान अगर बढ़ रहा है, वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तापमान घट रहा है तो वायुदाब क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकदम से फटाफट से, एकदम से पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये रहा, मिलान करवाना है। विली विली, हरिकेन, टाइफून है, बागियोर। अब पता चला अब ये क्या है? क्या इधर तो आपको देश का नाम पता ही चल रहा है, ये क्या है? विली विली, हरिकेन, टाइफून, क्या है ये? चक्रवात है? अब पता नहीं, कुछ ऐसे ही संबंधित है चक्रवात। ये क्या है? चक्रवात है? अच्छा यहाँ पर बताइए, विली विली किससे संबंधित है? विली विली किससे संबंधित है? वायु, हवा है, तूफान है? अच्छा ओके, विली विली किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? जितना मैं जितना पूछे ना उतना आप लोग बताते चलिएगा। विली विली किससे संबंधित है? अच्छा, ओके ओके ओके, आप लोग के रिप्लाई आने लगे। 2, 1, 4, 3 ये रिप्लाई आ रही है, और 2, 2, 4, 1, 3 ऐसे भी रिप्लाई आ रही है। चलिए हम मिलान करते हैं। विली विली ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। हरिकेन किससे संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो 2, 1 यहां तक सही हो गया। टाइफून किससे संबंधित है? टाइफून तो आप लोगों को एकदम से करेक्ट चीन है, इसको तो भूलना ही नहीं है। बागियो बसता है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है, ये हो जाता है फिलीपींस। तो करेक्ट क्या हुआ? 2, 1, 4, 3 ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, शाबाश, लाइक कोई रिप्लाई नहीं आ रही है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? केप ऑफ गुड होप है, पनामा नहर है, स्वेज नहर, उत्तरी अटलांटिक है। कौन सा सही जवाब? निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल 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 जोश के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? ओके, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी उत्तरी अटलांटिक है। उत्तर अटलांटिक विश्व का व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, और ये यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। किसके मध्य में? यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के बीच, राइट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? कनाडा है, चीन है, पाकिस्तान है, जहरे है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? कनाडा, चीन, पाकिस्तान या फिर जहरे? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका आ जाता है। आगे अभी तो कोई रिप्लाई आप लोगों की आई नहीं है, और हमें उम्मीद कम है कि सही जवाब आएगा। कौन सा ये अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो कौन सा होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, कनाडा है। इसका सही जवाब कनाडा होता है। विकल्प के अकॉर्डिंग सर्वाधिक यूरेनियम निक्षेप जो अयस्क निक्षेप है कनाडा में होता है। जबकि अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्पादन में प्रथम स्थान यह है कजाकिस्तान का।
कजाकिस्तान का, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? बॉक्साइट में, लॉ एस में, तांबा में, खनिज तेल में। वैसे भी जब भी खनिज की बात आती है ना, किसी की रिप्लाई सही जाती नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है बॉक्साइट में, लॉ एस में, तांबा में, खनिज तेल में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जापान की बात हो रही है तो जापान आत्मनिर्भर है, विकल्प आपका सही हो जाता है। विकल्प कौन सा सही होगा? बिना किसी की नकल किए हुए आप लोग रिप्लाई करेंगे। हाँ, सबको देख के चाइना, घुस जाओ चाइना में, बढ़ रहा है वहां पे, बॉक्साइट वहां पे बढ़ रहा है, बॉक्साइट खोदने चले जाते हैं चाइना में। विकल्प आपका सी सी हो जाता है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। अगर जापान की बात करते हैं तो खनिज संसाधन की दृष्टि से ये भी समृद्ध राष्ट्र नहीं है, जैसे कि अपना यूपी राज्य नहीं है। तो जापान की उपलब्धता के संदर्भ में जापान जो है सीमित मात्रा में आत्मनिर्भर है, सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं है कि टोटली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस देश में ना ये जो अपतटीय और समुद्री क्षेत्र में खनिज तेल भी कुछ मात्रा में ही पाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें, लॉ एस में जो जापान है ना, जापान को लौह अयस्क का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है। कहाँ से जानते हैं? छत्तीसगढ़ में एक खान है जिसे कहते हैं, कौन सी खान? वैलाडीला की खान। वैलाडीला की खानों से, जो कि है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से इसे निर्यात किया जाता है लौह अयस्क। किसे? जापान को। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? भारत है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। सही जवाब कौन सा होगा हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ओके, आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा विकल्प आपका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत है, भूटान है, श्रीलंका, पाकिस्तान है। हाँ, आगे आगे देखिए। हाँ, बिल्कुल सही भाई, ये सही जवाब, विकल्प आपका डी सही होता। और अभी तो श्रीलंका की कंडीशन देखिए भाई, न्यूज तो कुछ देख, आजकल तो अगर आप एक तरीके से ऐसे बोले ना, सीरीज मूवीज वगैरह तो सब बड़ी पीछे हो गई। अगर आपको कुछ देखना है ना भाई, न्यूज देखिए, न्यूज से आपकी दिमाग मतलब आंख हटने ही वाली नहीं है। उधर ये चल रहा है मैटर, इधर ये चल रहा है, गजब की कंडीशन हुई पड़ी है। तो विकल्प आपका डी से हो जाता है, विकल्प डी पाकिस्तान। डाटा की बात करते हैं, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देशों में जो विकल्प दिया गया उसमें से पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान मैंने कैसे बोल दिया? अब यहाँ पर नगरीकरण का जो प्रतिशत है वो पाकिस्तान का 36% है, पाकिस्तान का 36 है। इसके बाद हम चलेंगे भारत की तरफ, भारत में 31.2% है। फिर भूटान की तरफ बढ़ेंगे, भूटान में जो है 35% है। श्रीलंका में जाएंगे तो यहाँ पर लगभग 15% है। ये डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग ही ये आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग की रिप्लाई क्या ही बताओ, बिल्कुल नहीं अच्छी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एक बार आप लोग शेयर करेंगे भाई, जल्दी से शेयर करेंगे। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। कौन सा विकल्प आपका सही होगा 2011 में? आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आगे, नेक्स्ट भाई, यहाँ पर हम बढ़ेंगे, विकल्प ए की तरफ चलेंगे। तमिलनाडु इसका सही जवाब है, तमिलनाडु है। 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उच्चतम जो लिंगानुपात वाले राज्य हैं उसमें आपका केरल आता है, तमिलनाडु है, फिर आता आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है और छत्तीसगढ़ है। तो इसमें से तमिलनाडु आपका आ जाता है, ये उच्चतम लिंगानुपात में ये तमिलनाडु हो जाता है। कितना है तमिलनाडु का लिंगानुपात, किसी को पता है? चलिए, नहीं पता है तो आगे हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, अब राज्य नहीं पूछा जा रहा, जिला पूछा जा रहा है। किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वाराणसी है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, कानपुर नगर है। चलिए भैया, अच्छा है कि इसमें जौनपुर नहीं है अपना।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट है वाराणसी है, लखनऊ है, गाजियाबाद, कानपुर नगर, किधर है, किधर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है? चल चलते हैं गाजियाबाद में, बहुत सारे लोग गाजियाबाद में ही रहते हैं। गाजियाबाद की रह रह के ना जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना ये बताती है कि अत्यधिक जनसंख्या वाला जो जिला है गाजियाबाद है। 3,971 लोगों का आवास है। इसके बाद अगर हम आरोही क्रम में यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये रहा वाराणसी का, फिर आ जाएगा लखनऊ का, भदोही, फिर कानपुर नगर, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर डाटा आपको याद होगा तो सही है, नहीं तो राम भरोसे रिप्लाई कर दीजिए, नहीं तो एक दूसरे की नकल कर लीजिए, किसी को पकड़े ही होंगे। ओके भाई, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका, कौन सा सही होगा? अ, अ, न, अरे शिशु जनसंख्या अनुपात, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब सबका गलत, सबका गलत, एक तरफ से सबका गलत है। प्रीति, बहुत बढ़िया, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, केरल। देखिए भारत की जो जनसंख्या, अरे हरियाणा में लिंगानुपात कम है। भारत की जनगणना 2011 का आंकड़ा ये बताता है केरल में शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत है, प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो देखिए यहाँ पर केरल में जो मैंने अभी सेंटेंस बोला वो केरल लगाने के बाद ही पूरा होगा। तो केरल में जो है लगभग 10.4% है। फिर उसके बाद से आता है पंजाब का, 11.2% है। फिर आता है हरियाणा का, 13.2% है। फिर इधर आता है जम्मू कश्मीर, 17.5%। अब बताओ किसका कम है? न्यूनतम में किसका है? केरल का है। फिर पंजाब का है, तब आता है हरियाणा, फिर उसके बाद आता है इधर जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इतने अच्छे क्वेश्चंस, इतनी अच्छी क्लास, मतलब सीरियसली लगता है कि क्या ही है। विकल्प आपका डी सी होता गोंडवाना है, विकल्प आपका डी सी होता गोंडवाना है। और भारत की चट्टान प्रणाली का जो प्राचीनतम से नवीनतम क्रम है वो हम कैसे बढ़ेंगे जानते हैं? चलिए, आर्कियन है, धारवाड़ है, नोट कर लीजिएगा। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, हाँ, विंध्यन, गोंडवाना, गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, टर्सियरी और क्वार्टरनरी। और आपको इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बताते चलते हैं, भारत का जो अधिकांश कोयला है कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। ठीक है, पता है सीरियसली इतनी अच्छी सी क्लास होती, इतने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता है और चीजों के बारे में भी पता है, लेकिन वही चीज है ना, जब आपको एकदम से सही से और फ्री की चीजें मिलती तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो वही चीजें बस हैं। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए में से सही विकल्प आपको चुनना है। बस आप सिंपल सा यहाँ पर लगाते चलिए। देखिए हम आपको बताते हैं, माड़ा, नाथुला, और ये जम्मू कश्मीर का इधर वाला आ गया है, जो जिला हिमाचल प्रदेश का इधर वाला आ गया, शिवकिला ये उत्तराखंड का ये वाला लिख गया है। तो यहाँ पर आप मिलान करेंगे, चलिए हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको समझने में दिक्कत, वैसे समझ में तो आ रहा है ना पूरा कैसे लिखा है। हम आपको माना या फिर माना, माना कहा गया है, माना, माना नीति, ये सारे कितने हैं? तो माना जो है आपका इधर हो जाता है उत्तराखंड है। माना यहाँ पर चलिए मिलान कर लीजिए, माना जो है एक का ये हो जाता है उत्तराखंड है।
इसका सही जवाब हो जाता है 4, 1, 2, 3 है। माना का उत्तराखंड है, नाथुला सिक्किम है, नाथुला सिक्किम है, ठीक है। और जोजिला जो है जम्मू कश्मीर है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जोजिला है, शिपकिला है, चुम्बी घाटी, बनिहाल है, कौन सा सही होगा? ओके, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है ले जाने का रास्ता। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, जोजिला है। विकल्प ए जोजिला है, राइट। जोजिला दर्रा कहाँ किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी का है, सही है ना, ये जास्कर का एक काराकोरम का है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर के श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है। शिपकिला दर्रा अभी मैंने आपको बताया कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर के जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है। चुम्बी घाटी जो है ये तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उटकमंड है, अनाईमुडी है, डोडा बेट्टा है, महाबलेश्वर है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर के फटाफट से रिप्लाई करिए, एकदम से फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। शाबाश। यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है अनाईमुडी है। विकल्प आपका बी सही होता है, अनाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर स्थित है। कहां पर है? अन्नामलाई पर स्थित है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, अनाईमुडी की जो ऊंचाई है ये 2695 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 2670 मीटर है, ठीक है। उटकमंड से रिलेटेड कौन सा एक क्वेश्चन बनता है? आप बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे आप कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए जिसके रिप्लाई उटकमंड आएगी। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न बताया जा चुका है। जो चीज नहीं बताते वो नहीं पूछते, बताए हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं। अगला है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा नदी पर है, तलैया बांध कोनार नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अब यहां पर बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, आज खाली क्वेश्चन पर क्लास पर ध्यान दो, समय गंवाने का ये कोई मतलब नहीं है, ये बातचीत का कोई मतलब नहीं है बच्चे, कोई मतलब नहीं। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और कोई यहाँ पे कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हो। आगे क्वेश्चन की तरफ रिप्लाई करते रहो। सही जवाब यहाँ पर कौन सा होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सब कचड़ा पचड़ा ना ये पड़ा रह जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करो, निकलो, एक सीट लो, जिंदगी में आगे बढ़ो, बस यही सिंपल सा है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प बी है, तिलैया बांध। तिलैया बांध किस पर है? कोनार नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर स्थित है? फिर कोई अब सही जवाब बता दे। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं स्थित है, किस नदी पर स्थित है? वो राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो किस नदी पर स्थित है? ये बराकर नदी पर स्थित है। कहां पर, किस नदी पर? बराकर नदी पर स्थित है। अब आप कहेंगे बराकर नदी का नाम ही नहीं सुना है, या सुना ही होगा। तो बराकर नदी पर स्थित है। आपको बताते चलते हैं किस राज्य में है ये जो है ये झारखंड में है। कहां पर है ये झारखंड राज्य में है। और झारखंड राज्य की कौन से जिले में? एक जिला है कोडरमा, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। कोडरमा जिले में बराकर नदी पर तिलैया बांध है। बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सही है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर ये भी सही है, नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर ये भी सही है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहां पर ध्यान से देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं में देखिए फो है,
आल्प्स पर्वत पे। बोरा है पोलैंड। मिस्ट्रल है राइन घाटी में। खमसिन है मिस्र में। आगे चलिए। पवन है भाई, पवन 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 की बात हो रही है। आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, ये पवन की बात हो रही है, स्थानीय पवनों की बात हो रही है। चलिए हम आपको बता देते हैं। फोन, या ऐसे पढ़िए फोन है, ठीक है। ये हम आपको बताते चलते हैं। फोन और ये पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है ना, तो ये जो बोरा है पोलैंड, ये सम्मिलित नहीं। अच्छा, आप लोग की रिप्लाई भी आ गई बोरा की, बिल्कुल सही भाई। विकल्प आप, सॉरी, विकल्प आपका बी सी होता है। बोरा जो है पोलैंड, ये सम्मिलित नहीं है। हम आपको बताते चलते हैं यहाँ पर। फोन और जो मिस्ट्रल है ना, ये दोनों आल्प्स के उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती है और उत्तर की ओर बहती रहती है। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस की है, और जो फोन है वो स्विट्जरलैंड के स्थानीय फोन है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी की सीमा पर ही राइन नदी घाटी में प्रवाहित होती है। तो ये जो बोरा है ये सही जवाब नहीं है इसका, मतलब इससे नहीं मैच करती है। बोरा जो है इटली और एड्रियाटिक सागर पर बहती है। किस पर? इटली और एड्रियाटिक सागर पर बहती है। और बस, और सारी तो सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कोलकाता है, मैंगलोर है, चेन्नई, दिल्ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और फास्ट रिप्लाई करते रहिए। मुझे तो बस वही इंतजार है कि आप लोग सच में अपना बेस्ट दीजिए, और नाम रोशन करके पेरेंट्स का और साथ ही साथ में मेरा भी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पर? विकल्प आपका सी सी हो जाता है, चेन्नई है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, लगभग 40 सेंटीमीटर के करीब। और ये जो है, मतलब ये चेन्नई जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। सही समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? कितना फास्ट हम चल रहे हैं, आपको पता है? कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंटेंट के साथ आपको कितना फास्ट हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो चीजें समझ नहीं आएंगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? भारत है, चीन है, केन्या है, श्रीलंका है। भारत है, चीन, केन्या, श्रीलंका, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ओके, आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? विकल्प आपका डी सी होता है, श्रीलंका। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, श्रीलंका है। जो नवीनतम आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में है, अ, केन्या है क्या इसका सही जवाब? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इसमें, इसका सही जवाब केन्या है। इसका सही जवाब केन्या होगा। एक मिनट, इसका सही जवाब आप ये लगाइए, जो नवीनतम आंकड़ा है ना उसमें केन्या आपका सही जवाब होता है। ये है, केन्या है। आपको हम परसेंटेज की बात बताते हैं। देखिए, पहले नंबर पे जो हमारे विकल्प है ना उसमें सबसे पहले स्थान पर केन्या आता है, उसके बाद आपका आता है श्रीलंका आता है, ठीक है। श्रीलंका आता है, फिर उसके बाद आपका ये चीन आता है, फिर आता है भारत है। आपको चलिए हम डाटा बताते हैं। डाटा में आप हम्म, कुल जो वैश्विक चाय निर्यात है वर्तमान में, केन्या का लगभग 32% है, और चीन का 30% है, ठीक है। और श्रीलंका लगभग 20% की हिस्सेदारी पर है।
पहले नंबर पे। हाँ, चलिए, ये पहले नंबर पे इधर केन्या आता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अरे हमने रिसेंट में ये पढ़ा, नवीनतम आंकड़ा पढ़ा है, केन्या ही है। और ये 100% सही है, केन्या ही है। राइट। आगे यहाँ पर देखेंगे कौन सम्मिलित नहीं है बंदरगाह में। ये देश कहाँ गया? अरे भाई, बंदरगाह में, चलिए हम आपको बताते हैं ना। ओके, ये देख रहे हैं, बंदरगाह उधर गया, देश इधर है। चलिए हम आपको विकल्प दे देते हैं देख करके। नीदरलैंड, चीन, उरुग्वे, इंडोनेशिया। अब आप बताएंगे कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए, रोटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, मॉन्टेविडियो मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जाकार्ता इंडोनेशिया। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बंदरगाह और देश। बंदरगाह और देश ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है इगारका जो है, ये चीन, ये सम्मिलित नहीं है। हम्म। एक मिनट। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, रोटरडम राइन नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, नीदरलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा और व्यस्ततम नदी बंदरगाह है। ठीक है, रोटरडम। और इगारका जो बंदरगाह है, ये रूस में है। और यानीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। एक नदी बंदरगाह है इगारका। और बाकी ये दोनों सुमेलित है। ठीक है, रॉटरडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैंने आपको बताया। इगारका से रिलेटेड था, जो कि रूस में है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे सुमेलित है। राइट। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए, क्लास आपको कैसी लग रही है? क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? कुछ बताएंगे जल्दी से। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? आगरा है, दिल्ली, जयपुर है, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अ, आप लोगों को देख लेंगे। हाँ, तो इसमें पहला ए सही जवाब हो जाता है। क्या हुआ? क्या हो रहा है? आगरा है, दिल्ली है और जयपुर है। विकल्प आपका ए सही हो जाता है, आगरा, दिल्ली और जयपुर है। ठीक है, स्वर्ण त्रिभुज में जो सम्मिलित शहर है, कमेंट देख रहे थे हम लोग के, पता नहीं क्या चल रहा है। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए सही होता है, आगरा, दिल्ली और जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। आप मानचित्र पर देखेंगे, दिल्ली है, ठीक है, आगरा है, और जो जयपुर है, त्रिभुज के आकार में निर्मित होता है। तो ये त्रिभुज के आकार में निर्मित होने के कारण ना इसे स्वर्ण त्रिभुज का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवी धुरी सदा झुकी होती है कितने डिग्री पर? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवी धुरी सदा झुकी होती है
विकल्प सही हो जाता है। दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। विकल्प आपका डी सी होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस झुकी हुई अक्ष के सारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। बात समझ आई यहाँ पर? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। सारे पॉइंट्स जितने टॉपिक है उससे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप देखेंगे किसी भी क्वेश्चन, मतलब कोई हर टॉपिक से क्वेश्चन है। अभी आप ये जो देख रही है सौरमंडल से क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले आप लोगों ने जो देखा इधर सौरमंडल से ये था, फिर उधर आप देखेंगे ये जो बंदरगाह ये देखिए उससे लिया गया, परिवहन से क्वेश्चन लिया गया। ये सब परिवहन से क्वेश्चन था, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने जो देखा ये जितना भी पीछे देखते हैं खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग और व्यापार से लिया गया था। जो आप निर्यात आयात देख रहे थे उससे लिया गया था। अब इधर आप देख रहे हैं ये देखिए परिवहन है, पर्यटन है ना, तो ये परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। अब इधर सौरमंडल से संबंधित आ गया, राइट। तो ये देखिए अगला हमारा है बिग बेन ना, कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग होगा ना बिग बैंग है, बिग बैंग थ्योरी। निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी? बिग बैंग थ्योरी किसकी व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव की, ओके, और हिमयुग की, ब्रह्मांड की, महासागर की। बिग बैंग थ्योरी किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ओके भाई, विकल्प यहाँ पर हमारा हाँ बिल्कुल सही है। ये तो विकल्प आपका सी सी होता है, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इससे संबंधित है ये। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा, बिग बैंग थ्योरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है घास के मैदान। अब ये स्थल मंडल से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। आगे देखते हैं क्या है, चारों विकल्प है कि नहीं है। ओके, घास के मैदान और साथ ही साथ में कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, घास का मैदान और महाद्वीप दिया हुआ है। चलिए लानोज के आगे हम लिखते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, स्टेपी अफ्रीका। गलत लिखेंगे तभी आप सही मिलान करेंगे। यूरोप, और हम विकल्प में गलत नहीं दे रहे हैं, मतलब उल्टा पुल्टा दे रहे हैं आगे पीछे। दक्षिणी अमेरिका। अब आप मिलान करके बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। क्या हुआ, कौन सा सही होगा? 4, 3, 2, 1। लानोज, लानोज को किससे मिलाएंगे? लानोज हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, लानोज दक्षिणी अमेरिका। स्टेपी, ये स्टेपी हो जाता है यूरोप है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड हो जाता है अफ्रीका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, बात समझ आई? भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा है? कर्नाटक तट, मालाबार है, कोंकण है, कोरोमंडल है। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? ओके, यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाता है? विकल्प सी हमारा सही होता है, कोंकण है। विकल्प सी कोंकण है, 100% है। तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के 3 भाग होते हैं। जो पश्चिम तटीय इधर मैदान है वो 3 भाग है। दक्षिण से उत्तर की ओर हम चलेंगे, जब दक्षिण से उत्तर की ओर जब चलेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे, तो दक्षिण से उत्तर की ओर इधर की तरफ हम जब चलते हैं, मालाबार हो जाता है केरल। हम्म, मालाबार तट केरल का है। फिर सॉरी, फिर इधर कैनरा आ जाता है, ये कैनरा, कन्नड़, और साथ ही साथ में कर्नाटक। ये किससे संबंधित है? कर्नाटक से। फिर उसके बाद से आता है उधर ऊपर की तरफ आ जाता है कोंकण तट, यही तो है ना कोंकण तट।
गोवा और महाराष्ट्र ये है। और अगर पूर्वी इधर चलते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल ये पूर्वी तट है। क्लियर है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई पूरी? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अगला, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कर ले जाएंगे? हमें शक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर, बैकाल है, विक्टोरिया सुपीरियर है। कर ले जाए तो जाने। ना, चार ऑप्शन ये तो है। ग्रेट बैरियर, बैकाल है, विक्टोरिया सुपीरियर है। इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे पीछे करना है। अभी तक नहीं आई है, सही रिप्लाई नहीं आई। ओके सोनू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोनू तिवारी, बहुत बढ़िया, सही जवाब है 4-3-2-1। अब यहाँ पर यही वेट कर रहे थे कि किसी की रिप्लाई सही है। 4-3-2-1 है। अब आपको बताते हैं। चलिए, सुपीरियर का हो जाता है 82,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ना। विक्टोरिया का आता है 69,485 और वैकाल का है 31,500 के करीब। और इधर ग्रेट बैरियर का है 31,153। तो यहाँ पर आप करेंगे, चौथा 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। हुआ कि नहीं? 4-3-2-1 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है तो अपने हिस्से का काम करेंगे, बाकी आप लोग जो करना हो जैसे करना हो करते रहिए। क्या करेंगे, हमको क्या करना है, बाद में हम भी अपनी ना लगा देंगे, सारी ये क्लासेस ऐसे कर देंगे हम भी। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है कहाँ पर? तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है असम राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ओके बिल्कुल सही है, आप लोगों की रिप्लाई आ चुकी है। विकल्प आपका डी से हो जाता है, आंध्र प्रदेश सही जवाब है। तातीपाका ओएनजीसी तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है गोदावरी, वहां पर स्थित है। कैसे कर दे क्लास बताइए, खुल करके चलो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट कर दे, प्राइवेट कर दे। अगला प्रश्न है, जहां इनको बोलना होता है वहां बोल के नहीं आते हैं, यहीं पे पटक पटक करते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है अगला, तेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। विकल्प आपका डी सी होता है, उत्तराखंड है। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, उत्तराखंड है। राइट, नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य का जो उत्तरकाशी जिला है, वहां पर गंगोत्री है ना, वो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा है ये। और इसे 2015 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पर आप देखेंगे
हम्म जनजाति है और ये जनजाति है। और ये देश है। अब आपको बताना है किर्गिज जनजाति किस देश से बिलोंग करती है, किस क्षेत्र से करती है। बुशमैन है और साथ ही साथ में एनु है और बहु है। कौन सा सही होगा? हम्म तो किर्गिज जो है, किर्गिज वो कहाँ पर है? किर्गिज मध्य एशिया में है। किर्गिज मध्य एशिया में है। किर्गिज मध्य एशिया में है। और ये जो कालाहारी है, बुशमैन ये कालाहारी है। बुशमैन कालाहारी है। चलिए हम आपको यहाँ पर क्लियर लिखते हैं। देखिए जो किर्गिज है, नोट करिए क्वेश्चन पूछा गया है। किर्गिज मध्य एशिया, किर्गिज मध्य एशिया में है। और ये इधर जो बुशमैन लिखा है, बुशमैन ये इधर आपका सही हो जाता है कालाहारी है। हाँ। और एनु जो है ये जापान का है। एनु कहाँ का है? जापान का है। और बद्दू जो है, बद्दू ये अरे ये बद्दू है ना, बहु नहीं है। बद्दू जो है अरब का है। राइट, ये हो जाता है सही। सही है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? अब आगे देखेंगे यहाँ पर बुद्धिस्ट बौद्ध है, सिख है, जैन है, मुस्लिम है। कौन सा? बौद्ध है, सिख है, जैन है, मुस्लिम है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? कौन सा होगा विकल्प आपका? यहाँ पर बी सी हो जाता, सिख है। विकल्प आपका बी सी होता, सिख है। तो 2011 की जो जनगणना है वो कहती है कि धर्म के अनुसार अगर न्यूनतम लिंगानुपात हम बात करते हैं, सिख समुदाय का है। सिख समुदाय का जो लिंगानुपात है सिख है। तो इनका जो लिंगानुपात है 903 के करीब है। ठीक है। फिर उसके बाद से मुस्लिम है, मुस्लिम, जैन और बौद्ध। क्रम हम ये नहीं बता रहे कौन ज्यादा कम कम है। फिर मुस्लिम का आता है 951 है, जैन का है 954 है, बौद्ध का है 965 है। ये डाटा है, डाटा इतना ही है, तो अब हम वही डाटा बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प आपका डी से होता है, बिहार है। विकल्प डी हमारा सही हो जाता है, बिहार है। 2011 की जनगणना में जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार है। बिहार का 1106 है। और पश्चिम बंगाल फिर दूसरे नंबर पे आता है 1028। फिर उसके बाद से इधर ये केरल का है 860 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। ठीक है। चलिए अब एक बार यहाँ पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। कहाँ गए आप लोग? रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो विकल्प आपका सी से होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण होती है रेड क्लिफ लाइन सीमा के बीच। अगला हमारा प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग रिवीजन की तरफ बढ़िए। रिवीजन तो आप लोग फटाफट से कर लीजिए। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से
कौन सा अपवाद तंत्र रखती है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सॉरी, विकल्प सी से होता है वृक्षनुमा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य विकल्प आपका सी से हो जाता है, विकल्प दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो विकल्प आपका बी सी हो जाता है, अभ्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित देशों की कुल विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत आता है, फिर कनाडा आता है, फिर जर्मनी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किससे जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किससे जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किसको किससे जोड़ता है? 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, राइट। अगला, जनजाति में अगर आप मिलान करने की बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए वीरहोर कहाँ की है? वीरहोर है झारखंड की। भूटिया कहाँ की है? भूटिया है सिक्किम की। टोडा कहाँ की है? टोडा है तमिलनाडु की। सेंटिनेलीज ये है अंडमान और निकोबार द्वीप की। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ये सही जवाब यहाँ पर हमारा हो जाता है, विकल्प आपका सी से होता है, स्टेपीज है। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास का मैदान, वन है। विशालतम में विकल्प आपका ए से होता है, समुद्र है। वायुदाब सबसे कम होता है कहां पर? वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम होता है कहां पर? विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची 1 विली विली जो हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून चीन। बागियो फिलीपींस। कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक, विकल्प आपका डी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम एस निक्षेप के लिए जाना जाता है? विकल्प ए हमारा सही होता है, कनाडा है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? विकल्प आपका सी से होता है, तांबा में। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? विकल्प आपका डी से होता है, श्रीलंका। अगला प्रश्न हमारा, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। 2011 में तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व विकल्प आपका सी सी होता है, गाजियाबाद है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? विकल्प आपका बी से होता है, केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विकल्प डी, गोंडवाना है। आगे यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए हैं विकल्प में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ये हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर देखिए, माना जो है, माना उत्तराखंड है, माना उत्तराखंड है। नाथुला जो है ये सिक्किम से मिलान कर दीजिए। जम्मू कश्मीर, सॉरी, ये जो जिला है वो जम्मू कश्मीर है। जो जिला जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, दूसरे पे जाएगा। और शिवकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश है, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, हमारा निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, जोजिला। चलिए आगे की क्लास का, चलिए आगे रिवीजन कर ही लेते हैं।
भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी में इधर आपका सही हो जाता है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ये हो जाती है अनाईमुडी है, विकल्प भी है आपका। और कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर हम बांध और नदी की बात करते हैं तो तिलैया बांध जो है कोनार नदी पर है, ये सही नहीं है। तो मैंने बताया कौन सा किस नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो बोरा है पोलैंड का, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा में तो विकल्प आपका सी हो जाता है, चेन्नई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये विकल्प आपका सी होता है, केन्या है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हम यहाँ पर देखिए बंदरगाह है और इधर हम देश, क्या नाम था, देश था, तो इधर आपको बताते हैं नीदरलैंड था, नीदरलैंड। इगारका का चीन है, और उरुग्वे था, और जकार्ता इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो सुमेलित है, सुमेलित नहीं पूछा गया ना, तो ये यहाँ पर था इगारका चीन का, ये नहीं था, ये रूस में है इगारका बंदरगाह। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट है, अगला था भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में निम्नलिखित शहर हैं, कौन से शहर हैं? आगरा, दिल्ली और जयपुर है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, आगरा, दिल्ली और जयपुर है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, कितना? अब यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, विकल्प आपका डी से होता है, दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। विकल्प आपका डी से होता है। बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। विकल्प आपका सी सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे, ये घास के मैदान है। घास के मैदान, और मेनली ये पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से, किस क्षेत्र से, कॉन्टिनेंट से संबंधित है। तो आपको हम बताते चलते हैं, जो लानोज है, ये लानोज कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी ये है यूरोप। प्रेरीज ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है, राइट। और वेल्ड कहाँ पे है? अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये कॉन्टिनेंट हो गया। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है? ये तो जग जाहिर है, बहुत ही आसान से। विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? कोंकण, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक। तातीपाका तेल, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। ओए भाई, कहाँ पर अवस्थित है ये? सही जवाब हो जाता है हमारा विकल्प डी, आंध्र प्रदेश में। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में। विकल्प आपका डी सी होता है। और यहाँ पर हमने जनजाति और इधर की बात की है, तो ये देखिए खिरगिज किससे संबंधित है? खिरगिज जो है ये मध्य एशिया, बुशमैन जो है कालाहारी है, और एनु जो है जापान की है, बद्दू जो है अरब की है। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो विकल्प आपका ये सही हो जाता है, सिख का है, विकल्प बी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है।
चलिए भाई, इसी के साथ ही आज की क्लास होती है कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज के सवाल में क्या पूछा जाए आपसे? मानादर्रा, नाथुला, शिपकीला, जोजिला कहाँ कहाँ पर है ये आप बताएंगे। और साथ ही साथ में क्या पूछूं, किस राज्य में और किस यूनियन टेरिटरी में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ये दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। और साथ ही साथ में क्लास आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए क्लास को खत्म करें। और सुबह आप लोग 10 बजे वाली करंट की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम्म, सुबह 10 बजे की क्लास आप करंट की ज्वाइन कीजिएगा, फिर उसके बाद से कल संडे है तो रिवीजन क्लास हम करवाएंगे। नहीं नहीं, दुखी नहीं है देवेश, बिल्कुल दुखी नहीं है, बस वो टाइम और थोड़ा सा ना, सुबह से तो कंटिन्यू हो जाता है ना लगभग। वैकेशन, विष्णु वैकेंसी जल्द आएगी, वैकेंसी जल्द आएगी, और जब भी आएगी ना बड़े एकदम से टाइम पर कंप्लीट भी होगी, ये भी सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। अ, इतनी देर चुपी तो थे पूरी क्लास में, इतनी देर पूरी क्लास में चुपी है। अरे वो पता है, जब कंटिन्यू आप बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं ना, और दौड़ भाग मच जाती है बहुत ज्यादा, आप लोग समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। रेडियो से हो गया। गुड नाइट सभी से, गुड नाइट। चिक्कू, ये तो इतना प्यारा सा नाम है। अब मम्मी को मेरी बहुत पसंद है चिक्कू, हाँ बहुत ज्यादा है, उनको आराम रहता है खाने में, उनको बहुत पसंद है। इधर इतना मिलता नहीं है। अरे कुछ नहीं, बिना मतलब का। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। नहीं भाई, वो तो ऐसे कहते हैं, कभी कोई क्लास प्राइवेट नहीं होगी, कभी कोई क्लास प्राइवेट। और हाँ, परेशान मत होइए, कभी नहीं करेंगे, वो तो वैसे बोलते हैं। प्राइवेट क्यों करेंगे, आप ही लोगों के लिए क्लास करा रहे हैं तो कहाँ प्राइवेट करेंगे, फिर हमें बैठ के देखेंगे क्या? नहीं नहीं, फास्ट नहीं है, इसी वजह से तो नहीं रहते, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, इसी वजह से नहीं रहते। हाँ, और इधर मिलता नहीं है चीकू हमारे साइड में। तो एक हाँ, वो दुकानदार है, वो मेरे को बल्कि जितना लाता होगा ना उसके 3 गुना रेट पे ही देता है। लेकिन उसको पता है कि हम ले जाते हैं तो लाता है बेचारा। अरे नहीं भाई, किसी को दुखी नहीं होना, किसी को दुखी नहीं होना है। वो आप लोग बात करते हैं ना, जब भी कोई फालतू की बात करता है ना, तो अपने टाइम को यूज करिए, कोई मतलब नहीं किसी से, किसको जान रहे पहचान रहे हो, जान ही पहचान रहे हो, जब जिससे हमारा टारगेट या फिर कुछ डगमगाए ना तो उसको हटा ही देना चाहिए। तो कोई मतलब नहीं है।
ये सब ऐसे ही है और सब आपस में दोस्त हैं, किसी की बात का भी इधर उधर नहीं। चलिए मिलते हैं ना फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।